चल क्लास 10th। आज मैं तुम सबको कराने वाला हूँ सबसे प्यारे क्वेश्चन किसके, साइंस के। और ये मिक्स क्वेश्चन होंगे और सीरीज वाइज भी नहीं होंगे। कोई साइंस का, बायो का कोई थर्ड चैप्टर आ गया और केमिस्ट्री का कोई सेकंड चैप्टर आ गया, फिजिक्स का कोई पहला चैप्टर आ गया, तो ऐसे टाइप होगा। ठीक है, सीरीज वाइज कुछ नहीं है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अब देखो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फेरस सल्फेट का कलर क्या है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर क्या है। बच्चे पता है क्या, क्रिस्टल क्रिस्टल मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई आइटम जिसमें है ना वाटर के मॉलिक्यूल्स हो, तभी एडिंग फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जहाँ भी क्रिस्टल वर्ड दिख जाए ना, समझ जाना उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। और फेरस सल्फेट के क्रिस्टल में होते हैं पानी के मॉलिक्यूल्स, बट फेरस सल्फेट में नहीं होते। जब हम उस क्रिस्टल को जलाएंगे तो हमें मिलेगा फेरस सल्फेट, जिसमें पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं होते, तो उसमें कलर होता है वाइट। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कलर क्या होता है फेरस सल्फेट का। बता ही दिया मैंने क्या होता है। ये वो ग्रीन होता है, सॉरी मैं ब्लू ब्लू कह रहा, ग्रीन होता है। कॉपर सल्फेट का वो होता है ब्लू। ठीक है, तो जब हम उसको जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, वही सिंपल सी बात है, वाइट कलर का सब्सटेंस मिलता है जो कि फेरस सल्फेट होता है। अब ये प्रोसेस भी बतानी है तो चलो बता देते हैं। हमने लिया है FeSO4। देखा मेरी राइटिंग कितनी बेकार है, FeSO4.7H2O। ये क्या है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है। अब ये क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जुड़ रहे हैं उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं, और जिसमें नहीं है वाटर के मॉलिक्यूल्स उसको वो बोलते हैं अनहाइड्रेटेड सॉल्ट, सॉरी उस एनहाइड्रेट सॉल्ट। ठीक है, और ये हो गया H2O, ये हो गया पानी। ठीक है, ये हो गई सिंपल सी रिएक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट भी मैंने बता दिए कि FeSO4 मिलेगा, और वही यही इसका आंसर है। इसको ही तो मैं बना बना के लिखना है। ठीक है, ये एक तरह का थर्मल डिकम्पोजिशन का भी एग्जाम्पल है। नहीं नहीं, उसका नहीं है। हाँ हाँ है एग्जाम्पल, हीट से ही तो कर रहे हैं। ठीक है, एक बच्चा है जिसको मायोपिया हो गया है। ठीक है, और मायोपिया क्या होता है, जिसमें पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक अ योर प्रॉब्लम, कि तुम्हें किताबों का तो दिख जाता है, पर सर जी बोर्ड पर जो लिखा दिखा वो लिख रहे हैं वो कभी नहीं दिखता। जिसके कारण सर अगर सवाल भी पूछ ले ना कि बताओ मैंने तो क्या फॉर्मूले बताए अभी, तो बोर्ड पे लिखा भी तुम नहीं बता पाओगे, क्योंकि तुम बैक बेंचर और बैक बेंचर्स को नहीं दिखता बोर्ड का। और इसी बात का सर उठाते फायदा, फिर धुन देते हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं एक स्टूडेंट है, सफ़र कर रहा है मायोपिया से, जो कि नहीं देख सकता। अब इसके क्या कारण है, देखो सिंपल सी बात है। पहला है एलोगेशन ऑफ आई बॉल्स। एलोगेशन का मतलब हिंदी वो जो पता नहीं है, पर यह है कि साइल जो आई बॉल है वो एलोगेट करती है। एलोगेट मतलब मैं करके भी नहीं दिखा सकता यार, क्योंकि कैमरा ऑफ है मेरा। ठीक है, दूसरा है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। ठीक है, आई लेंस का बहुत ज़्यादा कर्वेचर हो जाता है। कर्वेचर मतलब कर्वेचर वर्ड तोड़ो यार, कर्वेचर। ठीक है, मतलब पता चल जाएगा। ठीक है, मेरे को इतनी ज़्यादा हिंदी नहीं आती, हिंदी में वैसे ही मेरे कम नंबर आते रहते हैं, तो तुम समझ जाना। इसका डायग्राम भी बना रहे तो बता देना, सिंपल सी बात है। ये रहा डायग्राम, बना देना। देखो हमेशा याद रखना, हाइपर मेट्रोपिया में वो इमेज जहाँ यहाँ बनती है, लाइट जो है ना यहाँ कन्वर्ज होती है, पर मायोपिया में इधर बनती है। पेपर में इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो एक की इमेज यहाँ बना देते हो, बताते पूछते बताओ कौन सी डिजीज है, तो बता दे हाइपरमेट्रोपिया, जहाँ पे यहाँ इमेज बने। ओके, पढ़ते हैं डिफाइंड एक्सक्रिएशन। देखो ये प्रोसेस क्या है, एक्सक्रिएशन। देखो लाइफ प्रोसेस में मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वेस्ट भी हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि हमें ना राक्षस की तरह सब कुछ खाते रहे खाते रहे खाते रहे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हमारे पेट में कोई पोर्टल तो है नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल, जो कि एकदम से सारे खाने को है ना कूड़े में या नाले में फेंक दे। ऐसा तो है नहीं। हमारे बॉडी का खाना डाइजेस्ट भी होता है, और जो वेस्ट फूड होता है ना उसको निकालना भी ज़रूरी रहता है, क्योंकि वो होता है पॉइजनस फूड। अगर वो ज़्यादा देर तक रहा तो हमें डिजीजेस हो सकती है भयंकर वाली। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्सक्रिएशन करते हैं, वेस्ट को निकाल देते हैं। और
ये प्रोसेस होती है हमारे उससे एनस से होती है बेसिकली, ठीक है। और इसका बेसिक फिल्ट्रेशन होता है नेफ्रॉन, फिल्ट्रेशन होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, वो बेसिकली क्या करता है, फिल्ट्रेट करता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट को, ठीक है। इसके हमें ये बताना है, यूरिन का फॉर्म होता है किडनी में होता है, और जो पाइप होता है वो जो ले जाता है उसको वो यूरेटर कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पे ये यूरिन स्टोर है उसको यूराइनी ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये डायग्राम से तुम देख ही लेना, ये रहा डायग्राम, ओके। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि नेप्रॉन के अंदर फिल्ट्रेशन कैसे आती होती है, क्वेश्चन पूछ लेता है बार बार। तो देखो इसके 3 स्टेप होते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, या फिर वर्ड थोड़ा हार्ड है ना, अल्ट्रा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोल दो, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बेसिकली वो प्रोसेस होती है जिसमें हाई प्रेशर में है ना फिल्ट्रेशन होती है, मतलब, ठीक है। फिल्ट्रेशन समझते हो ना क्या है, कि तुम्हारे वाटर की फिल्ट्रेशन हो रही है, ठीक है, उससे समझो। दूसरा है होता है रीअब्जॉर्प्शन। अब देखो जब फिल्ट्रेशन होती है ना तो अच्छे पार्टिकल्स जैसे एमिनो एसिड और ग्लूकोज, मतलब CO2, ये जो अच्छे पार्टिकल्स होते हैं ना, ये भी फिल्ट्रेट होने लगते हैं, ये भी फिल्ट्रेट होके ट्यूबुलर पार्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। तो फिर हमारी बॉडी बोलती है कि अगर ये सारे अच्छे पार्टिकल्स को भी ले जाएगा तो बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, जो ट्यूबुलर पार्ट होता है ना वो बोलता है नहीं चाहिए हमें तेरे अच्छे पार्टिकल, ले। वो फिर उन पार्टिकल्स को रीअब्जॉर्ब करा के दोबारा भेज देता है। और फिर जाके जो बेकार सा पॉइजनस वेस्ट जो होता है ना वो कलेक्टिंग डक्ट के जरिए निकल जाता है, जो ट्यूबुलर पार्ट करता है उसको बोलता है रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। और फिर कलेक्टिंग डक्ट से तो ये हो ही जाता है, फिर तुम्हें पता है क्या होता है, खाना निकल जाता है, ठीक है। ओके, तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, सोप्स एंड डिटर्जेंट आर द टाइप्स ऑफ सॉल्ट, सही बात है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे हिसाब से थोड़ा सा सही है, क्योंकि ये पेपर में कई बार आता है, और ये मोस्ट, देखो कार्बन इस कंपाउंड पढ़ रहे हो ना, और अगर इसको छोड़ दिया ना समझ जाना आत्मा आएगी, कार्बन की आत्मा आके तुम्हें मारेगी, क्योंकि ये टॉपिक कह सकते हैं इस चैप्टर की जान है, अगर ये नहीं पढ़ाना तो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। CBSE वाले चच्चा का फेवरेट टॉपिक है कि डेली जो साबुन लगाते हैं उसके बारे में पता तो होना चाहिए, हैं। तो ठीक है, सोप्स क्या होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड पर आता क्या होता है, COOH होता है, ठीक है। तो इसी से ही तुम गैस कर सकते हो कि जो कंपाउंड होगा उसमें COO तो होगा ही, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता देता हूँ सोप का। हाँ, हाँ, C17H35 COO Na, ठीक है, ये होता है सोडियम स्टोरेट, ठीक है। और डिटर्जेंट क्या होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनिक एसिड होते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, जो सोप्स होते हैं ना ये मतलब नाजुक से होते हैं, इनके अंदर उतनी जान नहीं होती, इसलिए ये बस सॉफ्ट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो डिटर्जेंट होते हैं वो थोड़े मेहनती होते हैं, ठीक है, डिटर्जेंट। तो वो क्या करते हैं, वो दोनों पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो बोलते हैं भैया हमें सॉफ्ट वाटर में मिल जाए, हार्ड वाटर में मिल जाए, हम सब झेल लेंगे। अब ये मत बताना कि सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर क्या होते हैं। अरे भैया सॉफ्ट वाटर वो होते हैं जो कि है ना जिसमें कैल्शियम के आयंस, मैग्नीशियम के आयंस, सोडियम के आयंस ज़्यादा नहीं होते, होते लेकिन उतने ज़्यादा नहीं होते। और हार्ड वाटर वो होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ही आयंस होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो जब सोप वाटर रिएक्ट करते हैं ना उसके साथ, किसके साथ, वो हार्ड वाटर के साथ, तो वो स्कम बना देता है, तो इसलिए ये, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। जबकि जो और दूसरा डिफरेंस है, जो वो होता है ना क्या, हाँ, जो सोप होते हैं ना वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लेकिन डिटर्जेंट जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। अगर तुम देखोगे ना रिवर गंगा को, तो तुम्हें पता चलेगा कि डिटर्जेंट सा कुछ, मतलब रिवर वो यमुना पे कितनी ज़्यादा गंदगी हो गई है, कुछ डिटर्जेंट सा भी निकलता, वो डिटर्जेंट सा भी तुम्हें दिखेगा। क्यों, क्योंकि डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, तो उसका जो झाग है ना वो तुम्हें दिखेगा अभी, अगर तुमने देखी होगी पिक्चर्स तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लीनिंग एक्शन। अब देखो ये जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसको तुम अच्छे से पढ़ना, क्लीनिंग एक्शन पेपर में हर साल घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तो चलो अब हम करते हैं अपनी कलाकारी। आई नो थोड़ी सी बेकार होगी ड्राइंग, पर तुम झेल लेना यार, तुम तो भाई हो अपने। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, सॉरी सॉरी मैंने गलत ही कलर ले लिया। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, कंटेन, अबे मैंने फिर गलत कलर ले लिया यार, सॉरी सॉरी दोस्तों। हाँ, ये क्या हमारे पास कंटेनर है। ठीक है, अब ये क्या है, उसमें पानी है। आई नो थोड़ी सी ड्राइंग बेकार है, थोड़ा सा कलर ही बढ़ा देता हूँ ना। हाँ हाँ, ये क्या हमारे पास पानी है, उस कंटेनर में थोड़ा सा पानी भी निकल गया है। तुम समझ देख पा रहे हो मेरी क्रिएटिविटी कितनी है। थोड़ा सा सही से कर दो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। डायग्राम वैसे होगा लेकिन मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ ताकि बाद में तुम डायग्राम से अच्छे समझो। अब देखो ये क्या है, एक डर्ट पार्टिकल है। ठीक है, अब पता है क्या, तुम्हें पता है कि सोप के दो टाइप होते हैं, सोप के अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक एक हाइड्रोफोबिक। मैं साइड से बना देता हूँ। जो हाइड्रोफिलिक होते हैं ना, हाँ हाँ, ये थोड़ा सा डार्क हो जाए, ये होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक। थोड़ा सा छोटा हो जाए, इसको हम बोलते हैं HP हाइड्रोफिलिक। ठीक है, और वो ये होता है हाइड्रोफिलिक और नीचे होता है हाइड्रोफोबिक, HPI। HPI, ठीक है, हाइड्रोफिलिक। अब जो हाइड्रोफोबिक होता है ना, इसको पानी से क्या होता है, डर लगता है। मैंने गलत लिख दिया क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्या करता हूँ यार। ये हाइड्रोफोबिक होगा, वो हाइड्रो, सही, ये हाइड्रोफिलिक होगा, ये हाइड्रोफोबिक होगा। हाँ अब सही है। जो हाइड्रोफिलिक होता है ना, इसको पानी से क्या लगता है, वो लगता है, डर लगता है। हाइड्रोफोबिक को पानी से लगता है डर। तो ये क्या करेगा, इस डस्ट पार्टिकल के पास जाएगा। ठीक है, और जो हाइड्रोफोबिक होता है, इसे पानी से प्यार है तो ये पानी की तरफ जाएगा। तो फिर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगे जिससे डस्ट पार्टिकल निकल जाएगा। इसको मैं बता भी देता हूँ डायग्राम से। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, ये तुम समझ पा रहे हो, ये जो हाइड्रोफोबिक है ये कहाँ जा रहा है, पानी की तरफ जा रहा है। ये सॉरी, हाइड्रोफिलिक पानी की तरफ जा रहा है और हाइड्रोफोबिक डस्ट पार्टिकल की तरफ जा रहा है। तो इसके भी जो फोर्स लग रही है ना, इससे डस्ट पार्टिकल यूँ निकल जाएगा। आई होप से क्लीनिंग एक्शन तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब तुम डायग्राम से समझो बढ़िया वाले। अबे डायग्राम ही नहीं बनाया कोई, तुम समझ जाने पढ़ पढ़ के। ठीक है, और इसी कोई मिसल फॉर्मेशन भी कहते हैं। ओके, नेम द स्टेप्स विच, ओके ओके, फोर्स पता करनी है। सबसे बढ़िया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताओ। अब देखो आंसर में क्या बता रखा है कि अपनी उंगली को स्ट्रेट करो और अपने थंब को आगे करो, यही सब है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैं सीधा बता देता हूँ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये होता है जिसमें अपनी उंगली को कुछ ऐसे टाइप पोजीशन में करना होता है। ठीक है, ऐसा ऐसा और ऐसा। ठीक है, ये दिखा रहा है तुम्हारा करंट, वो उसको फोर्स को, ये दिखा रहा है तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड को, और ये दिखा रहा है तुम्हारे करंट को। ठीक है, आई होप से तुम्हें समझ में आया होगा। इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं ताकि करंट की डायरेक्शन, वो फोर्स की डायरेक्शन को पता कर सकें। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो थंबनेल थंबनेल राइट हैंड रूल लगता है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल लगता है। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है तुम, ठीक है, मैंने भी यही बनाया था। ओके, व्हाट इज ओजोन लेयर, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा छिंदी क्वेश्चन है, CBSE वाले चच्चा को फेवरेट है। लेकिन रुको हम पहले अपनी नमकीन फाड़ लें, बहुत भूख लग रही है, हमने कुछ नहीं खाया अभी। अरे रुक जा यार। ठीक है, तो समझते हैं फ्लेमिंग ओजोन। अब देखो, हाँ, ओजोन क्या होता है, ओजोन एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जस्ट लाइक अ ब्लैंकेट। ब्लैंकेट कभी देखी है, ब्लैंकेट कैसे हमें सर्दी से बचाती है, ऐसे ही जो ओजोन होता है ना, वो हमें बचाता है अर्थ की, उससे, वो सन की अल्ट्रा वायलेट रेस से। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है सूरज चाचा क्या करते रहते हैं दिन भर, हैं, हमारे हमें पसीने छोड़ देते हैं, हमारे पसीने निकलवा देते हैं। तो वही है। अब ओजोन की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो देखो भैया, अब तुम्हें ओजोन की थोड़ी दुखी दाड़ी कहानी सुननी पड़ेगी। ये हमारे सन चाचा हैं। ठीक है, वैसे बचपन में मुझे सन बनाना बड़ा अच्छा लगता था, पता नहीं क्यों। ये क्या निकालते हैं, अपनी अल्ट्रा वायलेट रेज निकालते हैं। ठीक है, इसको हम दूसरे कलर से डिनोट कर देते हैं, ये होती है UV, अल्ट्रा वायलेट रेस। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेस क्या करती है, ये O2 को तोड़ देती है, किसमें,
O2 को तोड़ के कर देती है O+O, O+O। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जब ये O+O, मैं लिख देता हूँ, जब ये O उसके साथ जुड़ता है ना, जब ये सिंगल O जब उसके साथ जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्साइड है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है। जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं ना, तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम बोलते हैं O3। और इसी प्रोडक्ट को हम कहते हैं सिंपल भाषा में क्या, अल्ट्रा वो ओजोन। ठीक है, और यही ओजोन क्या करता है, वो यूवी रेस से हमें बचाता है। ठीक है, अब ये अफेक्ट कैसे करता है, ये डिप्लीट कैसे हो रहा है, ये देखो, इसका मैंने बता दिया अफेक्ट कैसे करता है कि ये हमें बचाता है। ठीक है, अब ये डिप्लीट कैसे हो रहा है, अब देखो, हमारे घर में जो फ्रिज होता है ना, वो एक गैस निकालता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखा, कार्बन हर जगह है भैया, कार्बन भी लाइक जलवा है हमारा। ठीक है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना, ये अल्ट्रावायलेट रेस को बिगाड़ रहा है। ये इससे बढ़िया क्वेश्चन ये है कि हम जो होते हैं वो रिवर्स को क्लीन करते हैं, पर हम रिवर्स को क्लीन नहीं करते हैं, लेकिन हम एक्वेरियम को क्लीन करते हैं। ऐसा क्यों है? देखो भैया, तुमने क्लास 8 में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर क्लास 8 की छोड़ो, तुमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो बहुत बार सुना होगा। अब ये मत बोलना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है और इसके ऊपर लिखने को भी आ जाता है कई बार, तुमने लिखा भी होगा यार, इजी टॉपिक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में तुमने पढ़ा होगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, ये मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम अपनी नेक आइज से नहीं देख सकते। ठीक है, जैसे फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ऐसा तो है नहीं कि मैं बैक्टीरिया के साथ फोटो खिंचवा रहा हूँ, हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम देख ही नहीं सकते उसे। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जो पॉन्ड्स होते हैं ना, या रिवर्स होते हैं, उसमें होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या करते हैं, सारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, अपना खाना बना देते हैं, और कह सकते हैं उन्हें ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जो एक्वेरियम होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ही नए नए होते हैं। ठीक है, इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, जिसके कारण हमें इसे क्लीन करना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो एक्वेरियम एक टाइम के बाद बहुत बेकार लगेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है, नेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन एक्वेरियम क्या है, ह्यूमन ने बनाया हुआ है, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, जिसके कारण उसकी जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, उसको कौन क्लीन करेगा? तो बस मान लो, अगर है ना, मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ बताता हूँ, लेक में अगर कोई मछली मर गई, कुछ दिन के बाद को क्या करेगी, डिकम्पोज कर जाएगी। पर अगर एक्वेरियम में मछली मर गई, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे है नहीं, तो वो कैसे डिकम्पोज करेगी भाई? देखो, लेक में क्या आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जो कि उसको डाइजेस्ट कर लेते, उससे उस मरी हुई मछली को अपना खाना बना देते। पर एक्वेरियम में नहीं है ना। ठीक है, समझ पाए? तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आई होप सो मैंने तुम्हें बता दिया है, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसको पढ़ लेना, देखो तुम्हें पता चल जाएगा। मैं बार बार नहीं पढ़ रहा, क्योंकि मेरे को जल्दी खत्म करना है। ठीक है, अब आया मेरा फेवरेट क्वेश्चन। व्हाट आर दी नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म व्हेन इथेनॉल मदीरा is heated at 443 Kelvin with concentrated H2SO4। अब देखो, इस क्वेश्चन को बड़ा मत समझना, ये क्वेश्चन छोटा सा है। ठीक है, इसमें तुम्हें इतना इतना तो पता चल गया कि इथेनॉल को जला रहे हैं। अब जैसे ही तुम्हारे मन में आ जाए इथेनॉल को जला रहे हैं, तो तुम्हारे मन में आंसर भी फटक से निकलने लगेगा, क्योंकि हमने इथेनॉल की दो ही प्रॉपर्टीज पढ़ी थी केमिकल की। पहली बात तो जब उसकी हम मेटल के साथ रिएक्ट करा देते हैं, और दूसरा जब हम इथेनॉल को ही जला देते हैं। कुछ होते हैं साइंटिस्ट जिनको मदिरा पसंद नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, अपने गुस्से में मदिरा को जला देते हैं कि हाँ, ठीक है। तो वही बात है, तो जब हम इसको जला देते हैं ना इथेनॉल को, ठीक है, मैं बना भी देता हूँ यार, इसका साइज थोड़ा छोटा ही रहेगा। ठीक है, इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, जब हम इसको जला देते हैं ना कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, जो क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एट 443 केल्विन, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इथीन। जादू हो जाएगा, C2H4 और प्लस में H2O, क्योंकि कंसनट्रेटेड H2SO4 को पानी पसंद है, जहाँ भी दिख जाए समझ जाना पानी निकलेगा। ठीक है, पूछा क्या है, ये सिंपल सी छोटी सी रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन अगर तुम्हें नहीं आई ना, मैं कसम से कह रहा हूँ बहुत पीटूंगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कमेंट्स में बताना। इसको बोलते हैं इथीन। ये क्या है, एक डबल बॉन्ड है। ठीक है,
और ये कौन से ग्रुप का है? अनसैचुरेटेड ग्रुप का। अगर ये 5 नंबर में आ जाएगा ना, तुम ये फालतू चीज़ें भी लिख देना जो कि फिर तुम्हारे नंबर एग्जामिनर यूं देगा। रुको, समझ गए? तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। खाना खाली खाली पढ़ा रहा हूँ मैं, ऐसे टीचर होने चाहिए। अबे क्या हो रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। मैंने बता दिया एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसकी रिएक्शन में लिख दी। अच्छा अच्छा अच्छा, हमें स्ट्रक्चर भी लिखना है। ओके, हम बना देते हैं इथीन का। बच्चे बच्चे वाली चीज़ करा रहे हैं, इनको लगता है कि बच्चों को कुछ नहीं आता है। ये बच्चे बच्चे वाली चीज़ करा रहे हैं। तुम्हें पता है कि ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इजी रहता है। मुझे ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा पसंद रहता है, स्ट्रक्चर बनाने वाला। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बता ही दिया है। ओके, इफ़ देखो अब थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन आया है। इफ़ ए इमेज इज फॉर्म बाय अ मिरर ऑफ ऑल पोजिशन इन फ्रंट, इट ऑलवेज डिमिनिश। ठीक है, एक इमेज बन रही है एक मिरर पे, ठीक है, उसकी सारी पोजीशन जब भी हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं ना कहीं भी, वो डिमिनिश्ड ही बन रही है और इरेक्ट बन रही है। अब देखो, सिंपल सी बात है भैया। देखो, कनकेव मिरर में सारी मतलब बहुत सी इमेजें क्या बनती है, बड़ी बनती हैं, तो बहुत सी इमेज छोटी भी बनती हैं। लेकिन जो कन्वेक्स मिरर होता है ना, उसमें सारी इमेज क्या बनती है, छोटी ही बनती है। तो इससे हमें इतना तो पता चल गया कि ये क्या है, कन्वेक्स मिरर है। और इसके जो मिरर फॉर्मूला है तुम बता भी देना, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया है कन्वेक्स मिरर ही था, ठीक है। तुम बता ही देना, ठीक है। मैंने कैसे समझा है, देखो भैया, मैंने इससे समझा कि ये क्या बोल रहे हैं, सारी इमेजें छोटी बनती हैं। अब मेरे दिमाग में आएगी, देखो अगर हम कनकेव मिरर की बात करें तो ऑब्जेक्ट हम एफ पे रखेंगे तो इमेज बड़ी बनेगी। अगर हम ऑब्जेक्ट एफ एंड सी पे रखेंगे तो भी इमेज बड़ी बनेगी। यहाँ तक कि अगर हम सी और एफ के बीच में रखेंगे तो भी इमेज बड़ी बनेगी। यानी कि कनकेव में तो 3 केस ऐसे हैं जहाँ पे इमेज बड़ी बन रही है, हैं। तो ये तो गद्दारी वाली बात हो गई। और इसमें बोला है कि इमेज क्या बननी चाहिए, इरेक्ट बननी चाहिए। तो मेरे मन में आया कि कन्वेक्स भी तो है, तो बस कन्वेक्स मैंने सोच लिया। और जो इमेज फॉर्मेशन तो बता ही दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर। अबे यार छी, ये बताने की ज़रूरत है मुझे, है? ये तो तुम खुद से करना। अच्छा, वैसे ही आंसर बताया तो रेडियस कर्वेचर चाहिए, फोकल लेंथ 24, तो आंसर 48 होगा। बस सिंपल सी बात है। ले आंसर नहीं दे रखा। मेरे को वैसे ही बताता है, हिंदी क्वेश्चन के आंसर मैं कह दूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन की क्या दिया, ठीक है। फॉर्म बाय मिरर फॉर ऑल पोजीशन इन द फ्रंट। ये तो वही क्वेश्चन था यार। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, वो रेडियस का रेडियस था क्या? नहीं सही। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर था यार, तो इसका आधा ही होगा आंसर। मेरे को लगा फोकल लेंथ है, आधा मतलब 12 सही था, ठीक है। विच ऑफ दी, हाँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा सही है, रिप्रोडक्शन चैप्टर से है। आई नो तुम सबका मतलब क्या ही बोलूँ, छोड़ो, इस चैप्टर को पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पायरोगायरा एंड प्लेनेरिया रिप्रोड्यूस बाय रीजनरेशन। देखो सिंपल सी बात है, रीजनरेशन देख के मन में क्या याद आता है, डेड पूल। अब डेड पूल में क्या है, पी है, तो पी से क्या होगा, प्लेनेरिया, है ना, लॉजिक बढ़िया। अब देखो तुम्हारे मन में, अरे ये चीज़ याद ही हो जाएगी तुम्हारे मन में, क्योंकि रीजनरेशन मतलब डेडपूल। यार अगर तुम डेडपूल को नहीं जानते ना, बोलो कि भैया डेडपूल कौन है, बेटे घर आके मारूंगा मैं, ये है। तो इसका आंसर क्या है, रीजनरेशन का प्लानेरिया, ठीक है। अब इस प्लानेरिया से कौन सी और एक और ऑर्गेनिज्म है जो कर सकता है, वो हाइड्रा। इजी क्वेश्चन था, ये सब मैंने तुम्हें बता ही दिया। और हाँ, ये भी तुम बता देना कि अगर 2 नंबर में आया तो प्लानेरिया, नहीं तो ये भी बता देना स्पायरो वगैरह फ्रेगमेंटेशन करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही है, इसको पढ़ लेते हैं। स्टेट द रीजन वाई कार्बन कैन नीदर C+4 और C-4। अब क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, इसमें सिंपल सी यही पूछ रहे कि कार्बन इलेक्ट्रॉन को गेन और वो क्यों नहीं कर सकता, कार्बन वो क्यों नहीं बना सकता आयनिक बॉन्ड, वो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन क्यों नहीं कर सकता। तो देखो भैया, कार्बन थोड़े स्पेशल बंदे हैं, उनको हम रिस्पेक्ट से बोलेंगे यार,
क्यों? क्योंकि देखो, कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, और किसी और मेटल के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दे। और ऐसा कोई और मैट या फिर किस कार्बन कार्बन से अपने 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। और कार्बन भी ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उसको सबसे ज़्यादा फोर्स देनी, देखो 1-2 इलेक्ट्रॉन की बात रही तो फोर्स उतनी कम लगेगी, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन देने में बहुत ज़्यादा ही फोर्स लगेगी। ठीक है, इसको तुम ऐसे समझो कि तुम अगर ईएमआई पे कोई चीज़ लोगे ना तो तुम्हें उतनी दिक्कत नहीं होगी, महीने पे 1000 से 1000 रुपये कटते जाएंगे। अगर तुम गाड़ी अगर ले रहे हो, ठीक है, मान लो तुम फ़ोन ही ले रहे हो नया वाला, ठीक है, आईफोन टाइप, तो अगर तुम महीने के 1000 1000 रुपये दोगे ना तो 2 साल में ईएमआई भी खत्म हो जाएगी, तुम्हारे पास फ़ोन भी आ जाएगा, तो तुम्हें उतनी दिक्कत नहीं होगी। पर अगर तुम एक बार में 1 लाख रुपए दोगे ना तो उससे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि समझ पा रहे हो ना। तो यही कार्बन चाचा के साथ हुआ। ठीक है, कि वो एक बार में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है। दूसरा, वो ले क्यों नहीं सकते? देखो सिंपल सी बात है, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर कार्बन भैया 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेंगे तो उनके आउटर मोस्ट सेल में या फिर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन कैसे 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल पाएगा यार? अगर तुम एक टीचर हो, अगर तुम्हारी क्लास में 30 बच्चे हैं तो तुम है ना, मतलब सबको थप्पड़ मार मार के तो चुप करा भी सकते हो। पर अगर तुम्हारी क्लास में 200 बच्चे आ गए तो उनको चुप कराने में तुम्हारे बहुत टाइम लग जाएगा। समझ पा रहे हो? तुम्हारा पीरियड ही खत्म हो जाएगा उनको मारने में ही। समझ गए? अगला क्वेश्चन यही सब देखो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कार्बन बैड कंडक्टर क्यों होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के? देखो सिंपल सी बात है, कार्बन जो होता है वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड करता है। कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा बैड कंडक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, और इनका लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? सिंपल सी बात है, कोवेलेंट बॉन्ड वीक फोर्स लगी होती है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अरे सिंपल सी बात है, वीक फोर्स ऑफ मॉलिक्यूलर वो होता है कुछ, क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स का जो अट्रैक्शन होता है ना वो वीक होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड में। आयनिक बॉन्ड में स्ट्रांग रहता है, इसलिए NaCl सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और कोवेलेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ले लो यार। तुम खुद बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड कभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकती है? नहीं करा सकती। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, एक आ गया फिजिक्स का क्वेश्चन। आई नो फिजिक्स मेरी बहुत ज़्यादा वीक है। ठीक है, करते हैं। एक इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है, जिसकी एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसकी पावर कितनी है? 1100 वाट है। और कनेक्ट किस पे है? उस पे कनेक्ट है 220 वोल्टेज पे है। तो हमें करंट निकालना है। सिंपल सा, हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। करंट बराबर क्या होता है? VI होता है। ठीक है, पावर होता है VI। ठीक है, P जो होता है वो VI के बराबर होता है। ठीक है, अगर हमने इसको इधर भेजा तो ये हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V/P। ये हो जाएगा नया फॉर्मूला। अब बस यहाँ पे रखो रखो है जो भी वैल्यू है। पावर हमारे पास कितनी है? 1100 वाट है। जो 1100 है, 1100/200 काटा पीटी करो, आंसर आ जाएगा। बस इजी क्वेश्चन था, हैं? कर ही लेता हूँ ना यार। 1100/200, 220, काटो काटो 22 से जितनी बार में कटेगा आंसर उतना ही है। ठीक है, ये ठीक है। अब हमें क्या बताना है इसमें? देखो सिंपल सी बात है, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। पावर हमें पता है कितनी है, जो कि हमने निकाली थी 1100, तो 1100 इंटू 5 इंटू 6, आंसर यही है 1100 इंटू 5 इंटू 6 दिन है ना, तो 6 को इसको फिर उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, 6 को डेज में, आवर में। सिंपल सी बात है, तो मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। और टोटल कॉस्ट अगर, और जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ क्वेश्चन किस टाइप से करते हैं। ठीक है, मैंने बताया था ना ऐसे ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन इन अ ह्यूमन फीमेल
द एग बाय ओवरी इज नॉट फर्टिलाइज। अब देखो ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि ये इस साल आ सकता है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन पिछले 5 साल में बहुत रिपीट हुए हैं। ठीक है, सीबीएसई का फेवरेट है ये टाइप का कॉन्सेप्ट का जो भी है ये टॉपिक, जो कि है मैंशुरेशन। मैंशुरेशन क्या है? मैंशुरेशन सिंपल सी बात है कि जब है ना लड़कियां पुबर्टी की एज पे होती है ना, जो फीमेल्स होते हैं वो जब पुबर्टी की एज पे होती है ना, तो वो हर महीने या हर 28 डेज में एग रिलीज करते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, ओवरी रिलीज करती हैं। और जब उनकी ओवरी फर्टिलाइज नहीं होती ना, जब फर्टिलाइज हो जाए तो फिर प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। लेकिन जब ये ओवरी फर्टिलाइज नहीं होती ना, तो ये लाइनिंग्स जो होती है वो ब्रेक होने लगती है। देखो एग जब रिलीज होता है ना, तो यूरेट्रस में एक लाइनिंग सी क्रिएट हो जाती है, लेकिन जब ये एग फर्टिलाइज नहीं होता ना, तो ये लाइनिंग्स टूटने लगती है, ब्रेक होने लगती है और वाजाइना के थ्रू निकल जाती हैं, जिसके कारण लड़कियों को पीरियड्स भी होते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मैंशुरेशन। ठीक है, बुक में तो यही सब लिखा हुआ है। ठीक है, और ऐसा ही है, तो इसी को ही बोलते हैं। और जब फीमेल्स एग रिलीज करते तो उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेम एनी वन बैक्टीरियल और वायरल डिजीज। ठीक है, बैक्टीरियल का नाम याद करने का ट्रिक ये है कि बैक्टीरिया बड़ा नाम है, तो इस डिजीज का भी क्या होगा? बड़ा नाम होगा। गिनोरिया, सिफिलिस हो गया। ठीक है, और बात करें वायरस, तो वायरल की तो सिंपल सी बात है, छोटा नाम है तो छोटी डिजीज हो, मतलब नाम भी, डिजीज का नाम भी छोटा होगा। तो लिख देना तुम HIV एड्स या फिर वॉट्स। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये देखो, मैंने बताया था ना अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिलेशन। अब देखो रोस्टिंग को याद करने की ट्रिक मैंने क्या बताई थी? रोस्टिंग मतलब कैरी भैया, कैरी भैया क्या करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो रोस्ट करते हैं, वो आंखें बंद करके, नाक बंद करके थोड़ा रोस्ट करते हैं। तो समझ जाना कि रोस्टिंग मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और कैल्सिलेशन ऑक्सीजन कैंसिल हो रही है तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ठीक है, विच डू हाँ, विच ऑफ दिस टू इज यूज फॉर। और सबसे सिंपल सी बात है, तुम एग्जाम्पल लिख सकते हो। सोचने तो, मेरे को भी सोचने दो यार। जिंक, आयरन, लेड, ये सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही है, इसको थोड़ा करते हैं। देखा, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन आ गया यार। इस रिएक्शन जो ये क्वेश्चन है ना, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ ताकि तुम बोलो भैया ने पढ़ा भी नहीं। राइट अ केमिकल। अब देखो, जब भी एल्यूमिनियम ज्वाइनिंग द क्रैक रेल लाइट्स दिख जाए ना वर्ड, समझ जाना है थर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें हम क्या करते हैं। हाँ, एल्यूमिनियम लिया, ठीक है, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं Fe2O3 से, Fe2O3। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ऐसे कुछ रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन, एल्यूमिनियम क्या है, ज़्यादा पावरफुल है, तो क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो हमें मिल जाएगा Al2O3 प्लस में Fe, सॉरी थोड़ा सा ऊपर हो जाए, प्लस में Fe। अब इसको थोड़ा बैलेंस करें, मेरा फेवरेट काम आ गया, इसको हमने इधर कर दिया, ले सब बैलेंस हो गया यार। तुम कहते हो ना बैलेंसिंग हार्ड है, ये बैलेंसिंग हार्ड है हैं? तो इसको हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, पता है क्या, मैं अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मेरा जो पेपर हुआ था ना SST का, हाँ, जब मैं 10th में था, तो मेरे प्री बोर्ड हुए थे, तो मतलब इसमें पूछा था एल्यूमिनियम के बारे में कि एल्यूमिनियम की यूज़ बता दो और मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, तो मैंने यही थर्माइट रिएक्शन लिख दी पूरी की पूरी, और लिख दिया कि एल्यूमिनियम इज यूज फॉर जॉइनिंग द लाइनिंग, और टीचर ने पूरे नंबर दे दिए। मतलब समझ पा रहे हो ये कितनी काम की है, साइंस भी काम आती है नंबर दिलाने में। ठीक है, तो नेम द एनोड एंड कैथोड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर। सिंपल सी बात है भैया ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा बेकार है। मैं चाहता हूँ तुम लोग देख के ही बता देना। इतना बता देता हूँ, जो एनोड होता है वो प्लस का होता है, कैथोड होता है माइनस का। डायग्राम से मैं तुम्हें अभी बता दूंगा। ठीक है, मैं कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखाने वाला। और जो एनोड प्लस का होता है, कैथोड माइनस का होता है, जो कॉपर होते हैं वो प्लस के आयंस होते हैं, तो ये कहाँ जाएंगे? प्लस का जो है माइनस की तरफ जाएगा।
ठीक है, तो ये जाएगा कैथोड, वो कैथोड की तरफ। ठीक है, कॉपर कहाँ जाता है, कैथोड की तरफ जाता है, गंदगी होती है वो जाती है एनोड की तरफ। अबे यार डायग्राम ही नहीं है, तुम एनसीईआरटी में देख लेना यार, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला। एक से डायग्राम सही में नहीं है बे, हाँ सही में नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, एक स्टूडेंट है, उसने, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्पिटेंसी वाला आ गया, इसको करते हैं। एक स्टूडेंट है, उसने मिरर को होल्ड कर रखा है अपने हाथ में। ठीक है, क्या बड़ी बात है, लगता है एनावेला वाल वो ब्लडी मैरी चैलेंज करने के लिए बैठा हुआ है वो। ठीक है, और डायरेक्शन जो उसने रख दी कहाँ पे, सन की तरफ रख दी है। ठीक है, और जो मिरर और जो कह सकते जो रेज है वो शीट पे आ रही हैं, तो हमें बताना है उसके हाथ में कौन सा मिरर है। अब देखो, तुम ये क्वेश्चन देख के घबरा जाओगे, लेकिन देखो सन की रेज पैरेलल होती हैं भाई, सन की रेज है भाई, वो पैरेलल क्या, वो तो सारी मतलब वो कुछ भी हो सकती हैं, मतलब वो पैरेलल ही होती हैं सन की रेज। तो जब कोई पैरेलल चीज किसी पॉइंट पे आके मिले, देखो इतना तो पता है जो रेज हैं वो जो रेज है, वो जो मिरर है वो कनकेव ही होगा। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो कन्वेक्स मिरर है उसमें ऑब्जेक्ट क्या बनती है, जो इमेज होती है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है यानी, और दूर बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो सारी रेज एक पॉइंट पे आगे मिल रही है या फिर पेपर पे आगे मिल रही है, तो सिंपल सी बात है, ऐसी कौन सा केस है कनकेव मिरर का जहाँ पे पैरेलल रेज एक पॉइंट पे आके मिले। सिंपल सी बात है, अब जब रूल्स पढ़े थे, पैरेलल रेज जो होती है वो फोकस पे मिलती है, तो ये जो बता रहा है ना फोकस होगा, और मिरर क्या है, कनकेव है। क्या पेपर जलेगा, हाँ जलेगा, यस, तुम लिख देना, सिंपल सी बात है, फोकस पे रखिए तो कनकेव मिरर है, मैंने तुम्हें बताया ना। क्या, ये इमेज में डायग्रामों से देख रहा हूँ, मैं खाली खाली बना रहा हूँ मैं। और देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही है, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है, एंथर है, ये क्या है वो कि ट्यूब ट्यूब है, ये क्या है, ओवरी है, सिंपल सा है सर, ये फिलामेंट वो ट्यूब। ये डायग्राम याद कर लेना, पूछ लेता पेपर में। ठीक है, ये क्वेश्चन में मैंने तुम्हें इसलिए डीपली नहीं पढ़ाया क्योंकि इस क्वेश्चन को बेसिकली डायग्राम है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इजीली हार्ड होते हैं, मतलब इजी होते हैं, तुम कर ही लोगे, अगर डायग्राम को बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो सारे पार्ट्स हो जाएंगे। तब भी बता देता हूँ, एंथर क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट्स का, जो बेसिकली जो क्या करता है, पॉलन ग्रेन को क्या करता है, वो करता है रिलीज वगैरह, क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन को क्या करता है, वो निकालता है। ठीक है, उसके सरफेस पे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो रिलीज नहीं करता, उसके सरफेस पे पॉलन ग्रेन होते हैं, और वो सरफेस के पॉलन ग्रेन्स कहाँ जाते हैं, हवा के जरिए, इंसेक्ट्स के जरिए कहाँ जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं स्टिग्मा पे, फिर स्टिग्मा से ये जो फिलामेंट्स है ना वो ले जाते हैं पॉलन ग्रेन्स को। ठीक है, एंड देन ये जो ओवरी है, ये बेसिकली ये ओवरी ओव्यूल ओ ये ये जब ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ओवरी से जाके मिलते, वो उससे जाके मिलते हैं फीमेल उससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, तो फिर ओवरी वो क्या कहते हैं फ्यूजन होती है, एंड देन तुम्हें पता है क्या है, ओवरी बनती है, ओवरी से ओव्यूल बनता है। ठीक है, इतना तो तुम्हें पता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, जो ओव्यूल है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, अरे यार याद नहीं आ रहा मुझे, वो सीड में। ठीक है, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कार्बन कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, क्लास 9 में हमने मॉलिक्यूलर वो एटॉमिक फॉर्म, वो एक तरीका सिखाता है एटॉमिक मास निकालने का, मास ही पूछे, क्या पूछ रहे हैं ये, क्या बता रहा है, एक सेकेंड, अच्छा हमें इसका फॉर्मूला लिखना है, मैं सोचूं मॉलिक्यूलर निकालना है मास निकालना है, सॉरी सॉरी, हमने चैप्टर फर्स्ट में IUPAC वाला कुछ सीखा था, उससे हमें पता चल गया था कि हमने काउंटिंग सीखी थी चैप्टर फर्स्ट में। क्या, देखो भैया काउंटिंग नहीं है, इथ वो सॉरी मिथ, हमने साइंस की काउंटिंग सीखी थी, इथ प्रॉप ब्यूट हैक्स, सॉरी प्रॉप ब्यूट क्या होता है,
पेंट होता है ना, हाँ पेंट, हेक्स, हेप्ट और फिर ऑक्ट, ऐसे हमने काउंटिंग सीखी थी, तो हमें यही बताना है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला है, मिथेन। अब मिथ से पता चल रहा है कि एक कार्बन का कंपाउंड है, और एन क्या बता रहा है कि इसमें सिंगल बॉन्ड है। तो हमें पता है सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। लिख देता हूँ, CnH2n+2। अब ये फॉर्मूले को रखो यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा हमारा CH4। अगर हमें इसका डायग्राम भी बनाना है तो कुछ ऐसा बनेगा, कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास प्रोपेन। अब प्रोपेन का भी वही सेम फॉर्मूला, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो फिर हमारा फॉर्मूला होगा C3H8। इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं, सिंपल सा है। देखो ये टॉपिक है ना, सबसे ज़्यादा इजी है। हमें इसमें क्या बनना है, बस ये देखना है कि कार्बन खुश रहे यार, कि उसका जो वो है ना ऑक्टेट रूल, वो पूरा हो जाए उस, ठीक है। तो इसीलिए हमें थोड़ी सी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, उसको हाइड्रोजन से प्यार कराना पड़ता है। तो बस यही हो गया हमारे पास, और ये हो गया टॉपिक कंप्लीट। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस हो गया। कार्बन का बेसिकली लो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये तो अभी क्वेश्चन आया था यार, कार्बन कंपाउंड्स का यार। एक इसका एक एक्सेप्शन भी है, वो कमेंट्स करना तुम, कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। उनका जो वो होता है, वो कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बेकार होती है। लेकिन एक कंपाउंड है जिसकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो कौन है, वो है ग्रेफाइट। अब मैंने तो बताया था वीक फोर्स ऑफ मॉलिक, वो वीक फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है वो वीक होती है। तो बस यही है, ये अभी करा था यार, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट, अब देखो आया है उससे उसके ऊपर क्वेश्चन, किसके ऊपर, ये क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूले के ऊपर। अब देखो यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे। अगर इसमें वी पूछेगा ना, तो बच्चे मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। मैं कह रहा हूँ मत लगाना, तुम बस ये देखो कि ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट है 30 पे, ठीक है। मैं एक बार इसका डायग्राम बना दो ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। करके मिरर है, ठीक है, बता रखा है, ये फोकल है, ये ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट है 30 पे, यानी कि ये डिस्टेंस है 30, ठीक है, समझ पा रहे हो। मैं एक अलग पेन से डिनोट करता हूँ, हाँ। ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो तुम्हें दिख रहा है ऑब्जेक्ट का, ये है 30, ठीक है। और जो फोकल लेंथ है, ये वाला डिस्टेंस है ना, यह है 15। यानी कि इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो फोकल लेंथ, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो जो फोकल लेंथ है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की दुगनी दुगनी है। सॉरी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है फोकल लेंथ का क्या है, दुगना है, ठीक है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का दुगना है, ठीक है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे से गलती हो गई, मैंने तुम्हें पहले ही आंसर बता दिया यार, ठीक है। मैं समझाने के टाइम पे आंसर बता दिया था, ठीक है। अरे ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, ठीक है। क्योंकि देखो जो फोकल लेंथ है उसका दुगना क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो मैंने पहले ही सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, ठीक है। तो बताने की जरूरत है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का दुगना होता है, ठीक है। तो इमेज का रखी है, फोकल लेंथ 15 है, डिस्टेंस कितना है 30 है, तो फोकल लेंथ का दुगना कितना है 30 होगा। तो ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है। 4 प्रॉपर्टीज बतानी है, तुम बता दोगे। इक्वल इमेज, साइज होता है, रियल इन्वर्टेड होता है, सारी चीज़ें तुम बता सकते हो यार, इतनी ईजी टॉपिक है। मैंने तुम्हें पहले आंसर बता दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे बच्चे ने क्या किया है, वो मिरर फॉर्मूला लगा के यूज़ किया है। तो तुम्हें नहीं करना, तुम ट्रिक से कर सकते हो, तुम स्मार्ट बच्चे हो, ठीक है। समझ पा रहे हो, मैं खुद देख लूँ सही तो करा है ना इसने, हाँ। ऑब्जेक्ट का रखिए या कहीं दिक्कत करी, मैंने समझाने में दिक्कत करी है क्या। फोकल लेंथ का दुगना होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब, यहाँ पे आंसर थोड़ा सा मेरे को लग रहा है गलत है, ठीक है। मैं एक बार खुद तो वाला क्वेश्चन पढ़ लूँ यार।
ऑब्जेक्ट 30 पे रखी हुई है, तो ऑब्जेक्ट का आधा क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। तो भी सही तो है यार, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख, यहाँ पे आंसर गलत है हैं। जिसने पीडीएफ मतलब जिन भी महान सर ने पीडीएफ बनाई है ना, गलत आंसर कराया है आपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस से। वाई इज अ डिफरेंट वाई इज देयर आर डिफरेंस इन रेट ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड टर्शियल एनिमल्स। अब देखो, ये टॉपिक मेरा फेवरेट है, मेरा तो सारे टॉपिक फेवरेट है। तुम बोलोगे सर जी हर टॉपिक के बाद बोल देते हैं मेरा फेवरेट टॉपिक है मतलब, लेकिन है सही में, टॉपिक है इजी। देखो, हमें बताना है कि जो वो रेट होता है ना एक्वाटिक एनिमल्स का, वो फास्टर होता है। सिंपल सी बात है, पानी में ऑक्सीजन जो होता है वो डिजॉल्व फॉर्म में मिलता है, तो उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। पानी वो ऑक्सीजन जो होती है वो पानी में डिजॉल्व फॉर्म में होती है, तो उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है कि उन्हें ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, तो इसलिए उन्हें जब भी ऑक्सीजन मिलती है ना, वो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेते हैं, जिसके कारण उनकी आदत है कि उनका जो सर्वाइवल रेट है ना, वो वैसे ही ज़्यादा वो हो गया फास्ट। ठीक है, और दूसरी बात करें ह्यूमंस की, तो उनके पास ऑक्सीजन वैसे ही प्रेजेंट रहती है, तो उन्हें उतनी झंझट नहीं करनी पड़ती, वो फिर आराम से ऑक्सीजन लेते हैं, जो इसी कारण उनका जो रेट है वो थोड़ा स्लो है ऑक्सीजन लेने का या फिर ब्रीथिंग करने का। ठीक है, तो यही बात है, मैंने ट्रिक से तुम्हें बताया। ठीक है, कि हायर क्यों होता है, क्योंकि डिजॉल्व फॉर्म में होती है, तो उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। तो बस इसका डायग्राम इसमें लिखा हुआ है, तुम खुद बना लेना, मैं अपने हाथ वगैरह नहीं उठाने वाला। फेरेनेक्स क्या करता है, ये वो सेपरेट रखता है फूड पाइप को और उसको, वो विंड पाइप को, बाय द हेल्प ऑफ एपिग्लोटिस। ठीक है, ये लैरिंक्स वॉइस बॉक्स होता है। ट्रैकिया भी पता है क्या है, ये इंश्योर करता है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कोलैप्स ना करे। ठीक है, और ये क्या है, ब्रोंकिलोस ब्रोंचीज के बारे में तुम्हें पता ही है। और एल्वोली क्या करती है, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में काम आती है। ठीक है, ऑन हीटिंग कॉपर, हमने कॉपर उसको जलाया, नाइट्रेट को। ठीक है, सही बात है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं आ रही ना। हाँ, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट को हमने जलाया है, तो हमें मिला है कॉपर ऑक्साइड O2 और NO2। ठीक है, यहाँ भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो हमें बताना है कि जो गैस निकली है ब्राउन एक्स, मैंने आंसर ही पहले बता दिया यार, ब्राउन गैस। दोबारा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, मान लो मैंने कुछ नहीं बताया है। ठीक है, हम जला रहे कॉपर नाइट्रेट को। ठीक है, और हमें क्या मिल रहा है, ब्लैक ऑक्साइड मिल रहा है। हमें ये नहीं पता ब्लैक ऑक्साइड क्या है। अच्छा, ठीक है, हमें नहीं पता, इसमें नहीं लिखा है। देखो, इसको काट देते हैं, ब्लैक ऑक्साइड क्या होता है। चल जा यार, रुक जाओ यार, अबे मेरे पेन ही नहीं चल रही यार, सॉरी सॉरी, मैं छुपा देता हूँ ब्लैक ऑक्साइड क्या है, रुको मैं छुपा देता हूँ। इसमें क्या बोला है, अब देखो, अब चल रहा है ये नाटक भी, इसके बहुत ज़्यादा हैं, हम छुपा देते हैं। इसमें इसमें बोला है ब्लैक ऑक्साइड निकल रहा है, तो मैंने क्या बताया था, ब्लैक ऑक्साइड क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड को ही तो ब्लैक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो चलो लिखते हैं इक्वेशन, सबसे इजी काम है। हमने जलाया कॉपर नाइट्रेट को, इसको मैं बाद में बैलेंसिंग भी करूँगा। हमें क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड मिला। ठीक है, फिर हमें क्या मिला, हमें एक एक्स गैस निकली है। अब हिंट क्या दे रखी थी, ब्राउन फ्यूम है गैस में, तो ब्राउन फ्यूम से क्या बताया था, NO2 गैस निकली है, इतना तो तुम्हें पता है, और साथ में O2 गैस भी निकली है। तो ये इसकी इक्वेशन। आप चलो इसको थोड़ा बैलेंस करें मज़े के लिए, चलो करते हैं। वैसे बैलेंस ही है ना सारा, एक बार देख लेते हैं। कॉपर के एटम्स हैं, Na की भी एक है, और ऑक्सीजन भी सही है, बैलेंस ही है। ठीक है यार, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा यार। नहीं नहीं, ऑक्सीजन के थोड़े से कम एटम्स हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं, NO 4 है, 4 है, 5 है। ठीक है, तो अगर, और इसमें कितने हैं, ऑक्सीजन के 3 हैं और ये 6 हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, हाँ, अब बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब काउंट करते हैं, कॉपर के 2 कॉपर बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, अब ऑक्सीजन के कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स थे, हाँ, यहाँ पे कितने हो गए, 2, 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 4 नाइट्रोजन के एटम्स हैं, 2 4 और 2, 2 4 और 8, 8 एटम्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं, और ये कितने हो गए, 12 एटम्स है। ठीक है, सही तो कर रहा हूँ ना मैं, हाँ 12 एटम्स है। ठीक है, 3 2, ठीक है, 12 है।
यहाँ पे कितने हैं, 8 हैं, यानी कि बैलेंस वो करना पड़ेगा यार। कैसे करें, कैसे करें, कैसे करेंगे, कैसे करें। यहाँ पे तो 6 थे, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे भी 6 लगाते तो बस सब बैलेंस हो गया। अब देखो, देखा, ये होती है बैलेंसिंग। मेरा 1 मिनट में आंसर आ गया, अब तुम खुद देख लो, सब कुछ बैलेंस है। विश्वास नहीं हो रहा, कॉपर यहाँ पे बैलेंस है, 2 2। नाइट्रोजन में बैलेंस है। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 है, इसका डॉयस करेंगे तो 6 हो गया, और ये इस 2 को भी जोड़ेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो गया। यहाँ तक सही है, यानी कि ऑक्सीजन के 12 एटम्स हैं। अब यहाँ काउंट करो, यहाँ पे कितने हो गए एटम्स, ये 2 हो गए, ठीक है। इसको काउंट करेंगे, पैनी से ही लिख देता हूँ, ये टोटल का 2 एटम्स है, ठीक है। ये टोटल के 4 एटम्स है, ठीक है। 2 4 6, और यहाँ पे, अच्छा अच्छा मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी। यहाँ पे 3 होगा, हाँ यहाँ पे 3 होगा, 3 होगा, तभी मैं सोचूं। और ये 6, और ये 6 कितने हो गए, 3 2 6 तो हो गए 12, बैलेंस, खुश। देखा, 2 मिनट का काम है बैलेंसिंग। हाँ लेकिन एक काम करना, जैसे मैंने चेक करा था ना, तुम भी चेक करना जब भी बैलेंसिंग करो, नहीं तो फिर गलती में फिर नंबर कट जाते हैं पेपर में। तुम चेक करना कि तुमने सही लिखा है नहीं लिखा है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, NO2 क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, एसिडिक होते हैं, जिसका pH <<7 होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने भी सही किया था, ठीक है। इसको बोलते हैं तरीका। अच्छा अच्छा, मैंने यहाँ पे 4 होना था, सॉरी 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 सॉरी, मैंने तभी सोचू, मैंने नाइट्रोजन के एटम्स को डबल नहीं किया था, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। हाँ ये तरीका सही है, ठीक है, ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। राइट द फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन आई। सबसे पहला है कॉर्निया। सिंपल सी बात है, कॉर्निया क्या होती है, ये बेसिकली लाइट को, वो आउटर मोस्ट कवर होता है कॉर्निया, ठीक है, ये बेसिकली लाइट को एंटर करती है। आइरिश की बात करें तो आइरिश जो होती है वो उसको कंट्रोल करती है, उसको क्या करता है, प्यूपिल को, ठीक है। और क्रूशियल लेंस कनकेव कन्वेक्स मिरर क्या करता है, रियल इमेज देता है। सिलेरी मसल्स जो बोलते हैं वो पावर ऑफ एकोमोडेशन में काम आते हैं, ठीक है। और सन क्यों रेडिश दिखता है, तो सिंपल सी बात है, सन रेडिश क्यों दिखता है, सिंपल सी बात है, होता है एट वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, कि जब सन ज़्यादा दूर होता है ना एटमॉस्फेयर से, तो कम लाइट स्कैटर करती है, ठीक है। और तुमने पढ़ा भी होगा कि वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्कैटरिंग, ठीक है। तो सारे ब्लू कलर स्कैटर कर जाते हैं जब सन, क्योंकि लंबा डिस्टेंस है, तो वे बी जब सन की रेज आती है ना एटमॉस्फेयर पे, तो बाकी के जो जितने पार्टिकल्स होते हैं सब स्कैटर कर जाते हैं, रह जाता है जब जब है ना सन कितना हो दूर हो अर्थ से, क्योंकि अगर उसने छोटी वेवलेंथ वाली लाइट को भेजा ना तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए जब सन दूर होता है तो वो बड़ी वेवलेंथ वाली लाइट को भेजता है, रेड कलर को, वैसे भेजता तो सारे कलर्स को ही है, पर एटमॉस्फेयर में आते आते सारे कलर्स फिर स्काटर कर जाते हैं, जिससे रेड कलर बच जाता है। और जब रेड कलर बचता है वो टाइम ही शाम का होता है, समझ गए। यही कुछ लिखा हुआ है, इसको याद कर लेना, पेपर में पूछ लेता है, ठीक है। व्हाट आर हार्मोन्स, हार्मोन्स बेसिकली सिंपल, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने आंसर ही दिखा दिया। हार्मोन्स क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करने में हमें हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन, नेम द गिवन फॉलोइंग हार्मोन्स, नहीं सॉरी फंक्शन बताने। थायरोक्सिन क्या होता है, वो ग्रोथ हार्मोन होता है, ठीक है, पहले खा लूँ पहले मैं। अब बात करें इंसुलिन, सॉरी थायरोक्सिन क्या होता है, वो क्या करता है, रेगुलेशन करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट और उसका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है। इंसुलिन क्या होता है, बेसिकली डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। निकलता कहाँ से है, पता है, पैनक्रियास से। और नए, ठीक है, जो थायराइड वगैरह के बारे में बताया था, हार्मोन बताने हैं, तो थायराइड थायरोक्सिन निकालता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन निकालता है, पैनक्रियास इंसुलिन निकालता है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। लिस्ट द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ क्लोरल प्रोसेस। देखो अब थोड़ा सही लेवल का है, डायग्राम दे रखा है, अबे यार डायग्राम मैं नहीं बनाने वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने के बाद हम क्या करेंगे, कॉल ऑफ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी बहुत ज़्यादा काम है और मैं आलसी भी बहुत हूँ, ठीक है। 22 क्वेश्चन हो गए, बाकी के 10 आगे जाके करेंगे। और मेरे को भी बहुत ज़्यादा काम है, तो पहले मैं थोड़ा सा एक बाइट खा लूँ यार, ठीक है।
अब शुरू करते हैं। ओके, तो देखो, क्लोर ऑर्गेनिक प्रोसेस का होती है, हमने NaCl ले लिया, ठीक है, और हमने इसको H2O भी ले लिया। अब ये जो सॉल्यूशन होता है ना, इसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं ना, ये इलेक्ट्रोलाइसिस का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हमने पास करा दी तो हमें क्या मिलेगा, NaOH मिलेगा, हमें H2 मिलेगा, और हमें क्या मिलेगा, Cl2 मिलेगा, ठीक है। NaOH क्या होता है, बेसिक सब्सटेंस है, बेसिक बेस में यूज़ होता है, ठीक है, और भी चीज़ें बनाने में यूज़ होता है। H2 जो होता है ऑयल वगैरह में काम आता है, Cl2 जम्स वगैरह को मारता है पानी के अंदर। अब देखो, ये मैंने इसकी क्वेश्चन लिख के बताई है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट पता है कैसे करते हैं, एक बार लेते हैं, बार मतलब वो नहीं जो तुम सोचते हो, हाँ, ये एक पूरा कंटेनर है, मैंने ये इसमें थोड़ा पानी पानी सा है, ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है, NaCl और H2O, ठीक है। अब हमने क्या करा है, एक वो लगाया एनोड, ठीक है, और एक लगाया कैथोड, ठीक है। एनोड का क्या होता है, प्लस साइन होता है, कैथोड का होता है माइनस का, और इन सबको कनेक्ट कर दिया एक वायर से। हाँ, ये एक वायर है, ठीक है, देखा डायग्राम कितना मस्त है। भैया जी तुम थोड़ा ऊपर हो जाओ, हाँ। और फिर हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, बैटरी का दूसरा कलर लूँगा यार, ठीक है। हमने इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो डायरेक्शन भी तो दिखा दो, करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। ये तो बोलेंगे आता वाता कुछ है नहीं, ठीक है, ठीक है, ऐसा टाइप करंट जा रहा है। तो जो H2 है, मैंने क्या बताया था, जो प्लस की चीज़ होती है वो माइनस की तरफ जाती है, जो माइनस की चीज़ है वो प्लस की तरफ जाएगी, ठीक है। तो जो H2 गैस होती है ना, वो कहाँ जाएगी, अरे भैया मैंने क्या बताया, H2 गैस जाएगी Cl की तरफ, क्योंकि H में प्लस के आयन्स होते हैं। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यार, बार बार कलर चेंज करने पड़ रहे हैं, ये क्या ज़माना आ गया है, ठीक है। जो H2 गैस है ये जाएगी कैथोड की तरफ, और जो Cl2 गैस है ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी एनोड की तरफ, ठीक है। जो Cl2 गैस है ये कहाँ जाएगी, एनोड की तरफ, और बीच में जो हमें सबटेंस मिलेगा ना, ये हो गया NaOH, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। सो आई होप सो तुम्हें चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये सिंपल से क्वेश्चन से हैं, ये छोटे मोटे क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तुम्हें पता है हम कितने ज़्यादा ही हैं, पर हो गए हमारे प्यारे से 22 क्वेश्चन, बाकी के 10 क्वेश्चन मैं बाद में करा लूँगा, क्योंकि मैं आलसी हूँ यार, तुम जानते हो मेरे को काम भी बहुत है, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।